हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुमार ड्रामे के पिछले एपिसोड हमारे चैनल पर जाके देखें। एपिसोड नंबर 26 में फाइज हरीम को फ़ोन करता है और वो फ़ोन नहीं उठाती और कहता है कि क्या हुआ हरीम, तुम तो अपनी बेगुनाही पे तकरीरें करना चाहती थी ना। वो हरीम को मैसेज करता है तो उसकी माँ मैसेज को देखती है और उसका रिप्लाई करती है उससे, ये समझ लो नासिर ने जो कहा सच कहा, मैं अब तुमसे कोई राब्ता रखना नहीं चाहती। और लिखती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में आकर पता चला कि तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मैं तो तुम्हें करोड़ों का मालिक समझती थी, मगर तुम तो नासिर से भी गए गुजरे निकले। और लिखती है कि आइंदा मुझे कॉल या मैसेज करने का सोचना भी मत। और फाइज को मैसेज कर देती है। फाइज उसका मैसेज दिखता है। फिर फाइज हरीम के साथ बिताए हुए पल सब याद करता है और रोता है, मैं इसे क्या समझता था और वो क्या निकली। फिर सुबह नासिर फाइज की माँ को फ़ोन करता है। नासिर कहता है कि मैं पीछे हटने वालों या डरने वालों में से नहीं हूँ। तो फाइज की माँ कहती है कि जो चोटें तुम्हें आई है ना, इसे मामूली समझने की कोशिश नहीं करना। जो तुम्हें रकम का मुतालबा किया था वो तुम्हें मिल जाएगी और इन चोटों को सहलाते रहना, खुजाते रहना। और ये याद रखना कि इस बार तुम्हारा वास्ता किसी कम अकल और बेवकूफ़ लड़की से नहीं पड़ा, ऐसी औरत से पड़ा है जो तुम्हें चुटकी में मसलना जानती है। और कहती है कि समझ गए ना। तो नासिर कहता है जी बिल्कुल समझ गया, तयशुदा रकम भेज दीजिएगा। और कहती है कि लेकिन अगर तुमने आइंदा मुझे फ़ोन किया तो रकम नहीं, मौत का फरिश्ता आएगा तुम्हारे पास। वहाँ हरीम का बाप फाइज के घर पर आता है। फाइज का बाप कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की। हरीम का बाप कहता है कि इस बात को रहने दीजिए, वो इस घर की इज्जत है, बहू है आपकी, कि हमने कभी उसको तस्लीम नहीं किया है। और कहती है कि वो तो हमारे बेटे की वजह से हम खामोश थे, अब और खामोश नहीं रह सकते। और फाइज की माँ कहती है आपकी बेटी ने जो हमारे इस खानदान पर दाग लगाया है वो हरगिज हम माफ़ नहीं करेंगे। तो हरीम का बाप कहता है कि खबरदार मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाया तो। फिर हरीम का बाप कहता है कि आपको भी अल्लाह ने बेटी से नवाजा है, आपकी बेटी के साथ भी इस तरह से हो। तो फाइज का बाप चिल्लाता है और बोलता है खबरदार शेख फैमिली की बेटी के बारे में अगर कुछ कहा तो। फिर हरीम का बाप कहता है ये बातें रहने दीजिए, और वो कहाँ है जो हमारी बेटी को भला पुसला कर लेकर आया है, अपने घर लेकर आया था। फाइज चिल्लाता है। फिर वहाँ से फाइज आता है और बोलता है कि अपने कदम यहीं रोक दीजिए। फाइज कहता है कि वापस चले जाइए, अब फाइज किसी पे तो क्या अपने आप पर भी भरोसा नहीं करता। आपकी बाइज्जत गैरतमंद बेटी ने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। तो हरीम का बाप कहता है कि तुम सैराब को हकीकत मत समझो, शक को तुमने यकीन में बदल डाला। और कहता है कि बेटा ये सब झूठ और फरेब की दलदल है जो जिसमें तुम्हें फंसाया जा रहा है। और कहता है कि इसमें फंसकर अपनी जिंदगी खुशियाँ बर्बाद ना करो। और कहता है कि ये जाल और किसी ने नहीं, नासिर और तुम्हारी माँ ने मिलकर बनाया है। तो फाइज कहता है कि इनफ इज इनफ, पहले ही बेवकूफ़ बन चुका हूँ आपके और आपकी बेटी के हाथों। हरीम का बाप समझाने की कोशिश करता है लेकिन फाइज नहीं मानता और कहता है कि चले जाइए यहाँ से। फिर हरीम का बाप वहाँ से चले जाता है, घर पर आता है और हरीम को देखता है। हरीम सो रही होती है और सब फाइज की बातें सोच रहा होता है और बेबस होकर बैठ जाता है। वह रेयान अपने सास ससुर को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा होता है। उसका ससुर कहता है कि आपने शेख साहब से बात की अपने हिस्से की। तो रेयान कहता है कि मैंने डैडी से बात की थी, लेकिन अभी ये फाइज की वजह से और उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो इस वजह से नहीं हो पाई। फाइज वाले मामले की वजह से कन्वर्सेशन पोस्टपोन हो गई है। तो उसका ससुर कहता है इसको धमकी नहीं समझना, तुम्हारे बाप का बिजनेस एक डूबते जहाज़ की तरह है। इंक्वायरीज चल रही है गवर्नमेंट की ब्लैक मनी के पीछे, ऐसी सुनती फिर रही है कि किसी वक्त भी जो हाथ आ जाए, सारी एम्पायर जो खड़ी की है जो हमने, वो ज़मीन बोस हो जाएगी। और उसको ससुर कहता है कि मेरी एडवाइस तो ये है कि तुम्हें कि अपने शेयर्स लो और हमारे पास आ जाओ। तो रेयान की बीवी भी बोलती है कि सुन लिया रेयान, ये मामला प्लीज़ सॉल्ट आउट कर लो, अपने डैडी से जल्दी बात करें प्लीज़। फिर रेयान कहता है कि ठीक है, हमने और मैं आप लोग के पास कनाडा मूव हो रहे हैं, मैं बात करता हूँ डैडी से। वहाँ हरीम को किसी का फ़ोन आता है। वो कहती है कि जी मैंने ही CV आपके पास सेंड की थी, डिप्लोमा होल्डर भी हूँ और कुछ कोर्सेज भी किए हुए हैं। हरीम को इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। उसका बाप उससे कहता है कि तुमने जॉब करने का फ़ैसला कर लिया। तो हरीम कहती है जो मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़ा है उसके लिए फ़ैसला करना बहुत ज़रूरी है। और कहती है कि फाइज के साथ गुजारा हुआ पल मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन तरीन दिन था, लेकिन वो तस्वीर का एक रुख था, तस्वीर का झूठा ये था, तस्लील, झूठ, फरेब, साजिश। मैंने बहुत कम अरसे में खूबसूरत चेहरे से निकाब उतरते हुए देख लिया। और कहती है कि अब जालिम दुनिया का सामना करना है, मुझे जज्बा और हौसले की ज़रूरत है। और अपने बाप से कहती है कि मुझे आप कुछ भी करने से नहीं रोकेंगे, इस जालिम दुनिया का मुकाबला करना है मुझे, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए। तो उसका बाप कहता है कि तुम्हारा यही फ़ैसला है तो मुझे मंजूर है, तुम हमेशा अपने बाप को अपने साथ खड़ा पाओगी। फिर हरीम कहती है कि मुझे सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है।
वहाँ فائز کی بہن کی سسرال والے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ فائز کی ماں بہت بڑی بڑی بڑائیاں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم بہت دل کھول کر خرچہ کریں گے۔ اس کا بیٹا اور بہو بھی آ جاتے ہیں۔ وہ بتاتی ہے کہ ابھی ہم سی آف کر کے آ رہے ہیں اپنے ماں باپ کو۔ تو فائز کی ماں کہتی ہے کہ اتنی جلدی چلی گئی، بتایا بھی نہیں اور نہ مل کے گئی۔ تو اس کی بہو کہتی ہے ہم جب جائیں گے تو آپ کو بائے کر کے جائیں گے۔ تو فائز کی ماں کہتی ہے کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو ریان کہتا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کینیڈا جانے کا۔ تو فائز کی ماں کہتی ہے گھومنے پھرنے جانا یا ٹرپ پہ جانا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اپنا جمع جمایا بزنس چھوڑ کر وہاں سیٹل ہونا یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ تو اس کی بہو کہتی میرے پاپا بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت بڑے بزنس مین ہیں، آپ کی سوچ بہت اولڈ فیشن ہے، اپ ڈیٹڈ۔ وہاں حریم جاب کے لیے انٹرویو دینے جا رہی ہوتی ہے، وہاں ناصر آ جاتا ہے۔ تو ناصر کہتا ہے کہ ایک شیخ صاحب کی بہو یہاں کیسے؟ ارے یہ کیا ہو گیا؟ اور کہتا ہے اگر مجھ سے شادی کی ہوتی تو عیش کر رہی ہوتی۔ تو حریم کہتی ہے کہ ایک ذلیل انسان کے ساتھ عیش والی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ انسان تپتی دھوپ میں گرم ریت پر بھٹکتا پھرے، کم سے کم صحیح راستہ مل جانے کی امید تو ہوتی ہے۔ تم بھٹکو اپنی گمراہی کے جنگل میں، اپنی ضد اور انتقام کی آگ میں جلتے رہو۔ تو ناصر کہتا ہے کہ تم اپنی فکر کرو حریم بی بی، اپنی پاکیزگی کی، اپنی پاک دامنی کی، اور کوئی یقین نہیں کرے گا، بالکل فائز کی طرح۔ پھر حریم کہتی ہے مجھے کسی کو اپنی پاکیزگی کا ثبوت دکھانے کی ضرورت نہیں۔ پھر ناصر کہتا ہے کہ رسی جل گئی مگر بل نہیں گئی، میں تو تمہارا ایسا حشر کروں گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گی۔ وہاں فائز کی ماں ریان کو بلاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ فائز کی بدتمیزی اور سرکشی کافی نہیں تھی جو تم بھی وہی زبان بولنے لگے ہو۔ تو ریان کہتا ہے کہ کیا مطلب، میں سمجھا نہیں۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہاری بیوی آج کل کن ہواؤں میں اڑ رہی ہے، اس کے تو مزاج نہیں مل رہے، آنکھیں ماتھے پہ رکھی ہوئی ہیں، بات اس طرح کرتی ہے کہ کمان سے تیر نکل رہا ہو۔ تمہاری ڈیڈی کی تو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ مجھے اس انداز میں بات کرے جس طرح وہ کر رہی ہے۔ پیچھے سے اس کی بہو سن رہی ہوتی ہے اور اس کی بہو کہتی ہے کہ میں جس فیملی سے ہوں آپ کی اور مسز انوار الحق کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی ممی نے مجھے بتایا ہے کہ ایگزیکٹلی آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو اس کی ساس کہتی ہے کہ بکواس بند کرو، اپنی حد میں رہو۔ تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ مائنڈ یور ٹون، میری بیوی سے بات کر رہی ہیں آپ۔ اور اس کی بہو کہتی ہے کہ میں کسی ان نیسیسری ڈرامے میں نہیں پڑنا چاہتی، ویسے بھی ہم کینیڈا شفٹ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو اس کی ساس دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے، بول کے چلے جاتی ہے۔ پھر اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ کس انداز میں بات کر رہی ہے اور تم کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہو۔ تو ریان کہتا ہے کہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، اور کہتا ہے کہ یہاں اس ملک میں کوئی فیوچر نہیں ہے، اور ویسے بھی ڈیڈی کا بزنس تو ایک ڈوبتے جہاز کی طرح ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ اور تم ڈوبتے ہوئے جہاز کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہو کسی چوہے کی طرح۔ تو ریان آنکھیں پھاڑ کر اپنی ممی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھ لیں، لیکن مجھے اپنا حصہ چاہیے۔ ڈیڈی سے تو پہلے میں یہ بات کر چکا ہوں، لیکن ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر اس کی ماں سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ حریم انٹرویو دینے کے لیے آتی ہے، وہاں وہی انجان شخص سے ملتی ہے جو اس نے رات کو ناصر سے بچا کر گھر پہ اس کو ڈراپ کیا تھا، اور یہی ڈرامہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔